हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 13 यानी पाठ 13, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। बच्चों, ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है श्री R.K. नारायण जी ने अंग्रेजी में, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद श्री मस्तराम कपूर जी ने किया है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। आइए हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो बच्चों, जो स्वामी था उसका पूरा नाम था स्वामीनाथन, और उसकी दादी वो बैठक और भोजन कक्ष यानी जहाँ पे खाना बनता था, यानी रसोई घर कह सकते हैं, उसके बीच में, बैठक और भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार और अंधेरे गलियारे जैसी बंद कोठरी में रहती थी। और उनके पास सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। अर्थात जो स्वामी की दादी थी उनके पास 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकिया, मतलब इतना जो है उनके पास बहुत ही भारी भरकम बिस्तर था, और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा था, और एक छोटा सा लकड़ी का भी बक्सा था जिसमें वो तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी रखी रहती थी। रात के भोजन के बाद यानी रात को खाना खाने के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे इलायची, लौंग की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। यानी रात को खाना खाने के बाद जब स्वामीनाथन अपनी दादी के कमरे में जाता था तो वहां पर उसे लौंग, इलायची जैसी महक आती थी, और ऐसे वातावरण में वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश पाता था। और बड़ी प्रसन्नता से यानी बहुत खुशी से भरकर वो बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। यानी स्वामी बहुत खुश था और वो अपनी दादी के पास गया और उसने दादी को अपने दोस्त राजम और मणि, पहले दोनों आपस में उनकी दुश्मनी थी उसके बारे में बताई, फिर दोनों कैसे दोस्त बन गए, मतलब ये पूरी कहानी उसने डिटेल में अपनी दादी को कह सुनाई। फिर आगे स्वामीनाथन बोला, तुम्हें पता है दादी, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। दादी ने पूछा, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? यानी जब स्वामीनाथन ने अपनी दादी को बताया कि राजम के पास पुलिस की ड्रेस है, यानी उसके पास पुलिस की वर्दी है, तो दादी ने पूछा फिर उसको वो वर्दी चाहिए क्यों? तो स्वामी ने बताया, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। तो उसकी बातें सुनकर दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, दादी ने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे खूंखार डाकू भी डरकर भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर यानी व्याकुल होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटती घटनाओं को गड्डमट करती हुई। अर्थात दादी ने जो है अपनी कहानी जो कहना शुरू कर दिया तो वो कहती ही रही, और उनकी कहानी का तालमेल एक सा नहीं रहता था। वो अलग अलग घटी घटनाओं को आपस में जो है जोड़ करके, उनका संबंध बना करके जो है आपस में वो स्वामी को सुनाया करती थी। तो स्वामी इन सबसे बोर हो जाता था। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अर्थात जब दादी ने कहानी सुनाते सुनाते या दादी कहानी सुनते सुनते जब स्वामी बोर हो गया तो वो अपनी दादी से बोला कि दादी बस करो, इतना काफी है, मैं तुमको राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसको जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी ने पूछा, सारे मिलते होंगे, है ना? तो राजम बोला, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
तो दादी ने कहा चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। यानी दादी जो है फिर से उन्हें स्वामी को उनके दादा की कहानी सुनाने लगी। किसी सवाल का जवाब देने में वो दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, अर्थात बहुत ही जल्दी वो अपना उत्तर दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। यानी दादी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? यानी दादी जो है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, वो बातों को भूलती थी, इसलिए अलग अलग घटी घटनाओं को आपस में जोड़ करके वो बताती थी राजा उसको, स्वामी को। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। यानी दादी ने पूछा कि तुम्हें पता वो मेडल कहाँ है? तो आगे दादी ने बताना शुरू कर दिया कि मैंने वह मेडल अब तुम्हारी बुआ को दे रखा है। और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और यानी जब स्वामी की बुआ ने जब उनके दादा को जो मेडल मिला था, सोने का मेडल, उसको गलवा कर जब चूड़ियां बनवा ली तो उनको दादी ने महामूर्ख कहा। तो स्वामी ने कहा अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राज्यम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो दादी ने कहा हाँ हाँ बोलो। तो आगे जो है स्वामी बताया, दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो दादी ने कहा सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तो स्वामी ने बोला तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू कर दी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? यानी अपनी पूरी कहानी बताते बताते स्वामी बीच में बोला। तो उनकी दादी बोली नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो स्वामी ने पूछा अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी ने जवाब दिया 2 शेर राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया और बोला मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। अर्थात बच्चों, स्वामी जो था वो अपनी दादी से गुस्सा हो गया। तो उसकी दादी ने बोला नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। और वास्तव मतलब असलियत तो ये थी कि उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। लेकिन स्वामीनाथन खुश हो गया और दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ और बोला दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो दादी ने अपने पोते को भरोसा दिलाने के लिए अपने मन में मिठास भरकर बोली मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उससे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अर्थात बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो भी बात कहते हैं तो उनके अंदर एक जिद आ जाती है। वो सोचते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही है और इसे सबको मानना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार की जो है भावना स्वामीनाथन के अंदर भी थी। तो दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा, अर्थात वो नींद में सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अर्थात बच्चों, कहानी सुनते सुनते स्वामीनाथन सो गया। कहानी पूरी भी नहीं हुई थी, फिर दादी भी जो है सो गई। तो ये रही इस कहानी की पूरी व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। कहानी से प्रश्न नंबर 1, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही?
इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, स्वामी को यह बात पता थी कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती, इसीलिए दादी के मुंह से राजम की तारीफ सुनकर स्वामी को लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल स्वामी के दादा की आखिरी निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और मेडल से चूड़ियां बनवा ली, इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वामी की दादी स्वामी से बहुत प्यार करती थी। वह स्वामी को अपने जमाने की कहानियां सुनाया करती थी जो स्वामी को ज्यादातर पसंद नहीं आती थी। स्वामी की दादी के पास एक छोटा बक्सा था जिसमें वह तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। दादी के पास 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा था। दादी को बातें बीच बीच में भूलने की बीमारी थी। अर्थात बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3 में हमने स्वामी की दादी के स्वभाव और आदतों के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट है तुम्हारी समझ से। इसमें प्रश्न नंबर 1, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को मारा था। उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में वह दादी के पास सोता था। उनकी संगति में वह प्रसन्न रहता था। कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी व्यक्ति का रौब उनके पद, उनके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उनके आदर सम्मान से पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उनका खाका खींचो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल पुलिस अफसर हैं। उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, आवाज बुलंद तथा शरीर काफी मजबूत है। वह सदा खुश रहते हैं और सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। अगर आपके भी घर के आस पड़ोस में कोई ऐसे रौबदार व्यक्ति हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हम अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हों, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? क, दोस्त के घर में। ख, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। ग, रेलगाड़ी या बस के किसी सफर पर। घ, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। ख है, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। ग, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। घ, जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में आते हैं या जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। अब नेक्स्ट है, पता करो सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? उत्तर लिखेंगे, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता। अब नेक्स्ट है 2। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो इसका उत्तर मैंने लिखा बच्चों, थाने का नाम विवेक विहार। अब यहाँ पे पद यानी पोस्ट है SHO, व्यक्ति का नाम श्री कृष्ण कुमार है, इंस्पेक्टर श्री श्याम प्रसाद जी हैं, सब इंस्पेक्टर
श्री DC शर्मा है, हवलदार श्री राधेश्याम और सिपाही श्री अखिलेश कुमार जी हैं। तो आप भी अपने थाने का नाम पता करके यहाँ पे अपने थाने का नाम लिखिए और वहाँ पे इन पोस्ट पे कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे उनका नाम अपने थाने पर कंफर्म करके लिखिए। अब नेक्स्ट है दादी का बक्सा। उसका यानी दादी पास सामान था, 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। अब प्रश्न नंबर 2 है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे घर में इन चीजों का इस्तेमाल चाय, हलवा, पुलाव और खीर बनाने में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, तांबे का सिक्का बनाने में तांबा और लोहा 2 धातुओं का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 4, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सिक्के सोना, चांदी, तांबा, लोहा, गीलट तथा एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब नेक्स्ट है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ में रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। शब्द है उलझुल कल्पना, चेतावनी, रूखा स्वर, मिठास, खूंखार डाकू, समर्थन। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे, उलझुल, उसकी उलझुल बातों से मैं बहुत परेशान हो गया था। रूखा, हमें किसी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार, खूंखार जानवरों से दूर रहना चाहिए। चेतावनी, शिक्षक ने छात्रों को ध्यान से पढ़ने की चेतावनी दी। मिठास, आम की मिठास अच्छी लगती है। समर्थन, हमें सही और अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। तो ये हो गए सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। यानी हमें इसका जेंडर बताना है। तो पुलिस की वर्दी, ये स्त्रीलिंग है। काफी बड़ा दफ्तर, तो दफ्तर या अंडरलाइनिंग दफ्तर ये पुल्लिंग है। तांबे के सिक्के, सिक्के पुल्लिंग है। अपने सारे सामान, सामान भी पुल्लिंग शब्द है। 10वां हिस्सा, हिस्सा भी पुल्लिंग शब्द है। उस जैसा महामूर्ख, महामूर्ख भी पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों, हमारे इस पाठ की प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हुई। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।